नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा हो, लॉकडाउन में आपने कितनी तैयारी की है इसे देखने के लिए आज हम आपको 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं। और आप लोग के लिए चैलेंज है कितने लोग जो हैं इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आप 20 भी सही कर सकते हैं और 25 में 25 भी सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में और लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को कब मिला था? 4 ऑप्शन है, पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरम के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भी ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। 1978 में अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था। तो कृतियों पर विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरम के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा प्रश्न है, किस कारण से वरुण ग्रह का रंग जो होता है वो हरा होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सबसे पहले प्रयास कर सकते हैं आप लोग। वरुण ग्रह जो कि सबसे अंतिम ग्रह होता है, इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो किस कारण से इसका रंग जो होता है वो हरा होता है? इसमें ऐसी कौन सी गैस होती है? तो वरुण ग्रह में मीथेन गैस होती है, जिसके कारण जो होता है इसका रंग जो होता है वो हरा रंग का प्रतीत होता है। अगर बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। देखिए तीसरा प्रश्न है, मानव गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 120 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम और 250 ग्राम। इसे कर लीजिएगा 250 ग्राम। तो चलिए आपसे लगभग पूछने का प्रयास किया है। गुर्दा मतलब कि किडनी का आपको वजन बताना है लगभग कितना होता है। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, लगभग 150 ग्राम होता है। आपकी किताबों में 140 ग्राम भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, इसलिए अप्रॉक्स पूछने का प्रयास किया था। ऑप्शन को देख सकते हैं आप लोग, 120 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम और 250 ग्राम ऑप्शन दिए गए थे। इसलिए जब भी आपसे लगभग पूछेगा तो थोड़ा से डिफरेंस अवश्य देने का प्रयास करेगा। देखिए चौथा प्रश्न है, धूम्रपान निषेध करने वाला पहला देश कौन बन गया था? नेपाल, चीन, भूटान और श्रीलंका। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही ऑप्शन होगा भूटान। भूटान ने 2004 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया और 2010 में तंबाकू के आयात और निर्यात में भी प्रतिबंध लगा दिया और सभी देशों में पहला देश हो गया जिसने धूम्रपान को निषेध कर दिया। तो सही ऑप्शन होगा भूटान। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, तावा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तावा नदी आपने नाम सुना होगा, जो लोग खास करके एमपी के होंगे उन्हें मालूम होगा। तावा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचगढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है और ये थोड़ी दूर जाने के बाद नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसलिए किसकी सहायक नदी होगी? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश में बहती है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, हेली नामक धूमकेतु अब कब दिखाई पड़ेगा? 4 ऑप्शन है, 2062, 2060, 2076 या फिर 2086। इसके पहले हेली नामक धूमकेतु जो था वो 1986 में दिखाई पड़ा था और प्रति 76 वर्ष बाद ये दिखाई पड़ता है। तो 76 अगर आप जोड़ेंगे तो सही ऑप्शन होगा 2062 में अब हेली नामक धूमकेतु जो है दिखाई पड़ेगा। अभी चल रहा है 2020 और लगभग 42 साल हमें इंतजार करना है और 42 साल तक हम लोग जीवित अभी और रहेंगे, अगर कोई लाइलाज बीमारी इसी प्रकार की कोरोना वाली नहीं आती है और कोई त्रासदी नहीं होती है तो हम लोग जीवित अवश्य रहेंगे हेली नामक धूमकेतु को देखने के लिए। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और यहाँ पर कर लीजिए आप अकबर। ठीक है, अकबर कर लेंगे आप। अब आप लोग बताइए कि किस शासक का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है? सही ऑप्शन होगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ है? लाहौर में है, शहादरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं को कहाँ है? हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है और अकबर का सिकंदरा में है। और बाबर का भी आप लोग याद रखिएगा, बाबर का जो मकबरा है
वो भी भारत के बाहर है। कहाँ पर है? काबुल में पड़ता है बाबर का मकबरा। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, फिर उसकी चुनी गई जगह जो थी काबुल में, वहां जाकर के बाबर को दफनाया गया। बाबर और जहांगीर, पहले देखिए जो हमारा लाहौर का क्षेत्र था पहले भारत में ही आता था, तो कुछ लोग मानते हैं कि जहांगीर को भारत में ही दफनाया गया, वो तो बाद में डिवाइडेशन हो गया। तो ठीक है, अभी इसके हिसाब से सही ऑप्शन होगा जहांगीर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में करती है, तो कहीं पर उसकी दूरी जो होती ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर उसकी दूरी जो होती कम हो जाती है। तो आपसे अधिकतम दूरी की बात की है तो सही ऑप्शन होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को होता है अपसौर, और अपसौर में जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे उसे कहते हैं उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। इसमें होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इन दोनों दूरियों को आप लोग याद रखिएगा। इसे कहते हैं, पहली वाली को 4 जुलाई को कहते हैं अपसौर, और 3 जनवरी को जो न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे हम लोग पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी की बात करते हैं तो अप्रॉक्स में बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन अगर आपसे अधिकतम और न्यूनतम पूछता है तो आप लोग इस प्रकार से बताने का प्रयास कीजिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर भी आपके ऑप्शन में रखे गए हैं। इसका मतलब है कि इस दिन जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या फिर सऊदी अरब? बताइए प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप जाकर के देखेंगे और उसका पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर जो आबादी है वो पूर्वी हिस्से में बसी हुई है, वहीं पर पर्वत है, मरले और डार्लिंग नदियां हैं, वहीं पर जाकर के पूरी आबादी बसी हुई है। जो पश्चिम का पूरा क्षेत्र है पूरा का पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पर रेगिस्तान है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ऐसे आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर इसे प्यासी भूमि का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो काफ़ी कम है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? चलिए बता सकते हैं आप लोग, ब्रह्मांड हमारा कितने वर्ष पुराना है, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है। सही ऑप्शन होगा 13.7 अरब वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड। 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जिसके प्रवर्तक थे जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है, याद रहेगा, बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसके कारण एक महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था और ब्रह्मांड के छोटे छोटे जो कण हुए वो ब्रह्मांड की रचना हो गई। उसके बाद तारे हुए, फिर सौरमंडल हुआ। तो पृथ्वी जो हमारी पुरानी है वो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। मतलब जब बिग बैंग थ्योरी हुई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उससे 10.5 अरब वर्ष बाद हमारे सौरमंडल का विकास हुआ और पृथ्वी भी सौरमंडल के अंतर्गत आती है। तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13.7 अरब वर्ष है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, चीनी क्रांति कब हुई थी? चलिए बताइए, चीनी क्रांति कब हुई थी? सही ऑप्शन होगा 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। याद रखिएगा, चीनी क्रांति के नायक कौन थे? सन यात सेन थे। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखते हैं, सन यात सेन, आप लोग याद रखिएगा। चीन के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और चीनी क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मंचू राजवंश का पतन किया था और चीन का राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? सन यात सेन को माना जाता है। 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपको इसमें भ्रमित करने का प्रयास करेगा। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, लेकिन देखिए आपसे पूछा क्या, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो मेघनाथ देसाई की है। सही ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू देगा, क्योंकि आप बचपन में पढ़ते होंगे भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? बताइए, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? सही ऑप्शन होगा आर रैडॉन। आर रैडॉन एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रबल धक्का प्रत्यागम का सिद्धांत दिया है। जब कोई देश गरीब हो जाता है या फिर अर्थव्यवस्था बिल्कुल से डाउन हो जाती है
तो उसमें एक बूस्टअप चाहिए होता है, बिग पुश की जरूरत होती है तीनों क्षेत्रों में, जिसमें आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में तीनों में भारी मात्रा में निवेश करेंगे तो एक प्रबल धक्का लगेगा अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था जो हमारी डाउन थी धीरे धीरे ऊपर उठेगी। इसका सिद्धांत दिया था आर रडान ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन में लिखा गया जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछा करूं उस पर आप लोग एक्टिव रहा करिए और उत्तर देने का प्रयास किया करिए। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? चलिए बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, बता सकते हैं आप लोग। सही ऑप्शन होगा 1974 में मनाया गया था। देखिए 1972 से चर्चा स्टार्ट हुई थी कि अब एक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 5 जून 1974 में मनाया गया, ठीक है, याद रहेगा आपको। 2019 में जो पर्यावरण मनाया गया 5 जून 2019 को, उसकी थीम थी वायु प्रदूषण को खत्म करना, ठीक है। अभी जो 5 जून आपका आ रहा है 2020 वाला, इसकी थीम क्या है, बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता, याद रखिएगा। 5 जून 2020 की थीम कौन सी है, बायोडायवर्सिटी। और 1974 में हमारा प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। कि 15 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति जिसे हम लोग कहते हैं लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15, 7, 22 या फिर 30? सही ऑप्शन होगा 7। देखिए राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। तो 15, 7, 22 टोटल सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति को, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 के 300 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लेकिन सार्वजनिक लेखा समिति या फिर लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से। एक और समिति होती है सरकारी उपक्रमों की समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डायनासोर किस युग में थे? जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रश्न आपको सही करने हैं। अगर सारे प्रश्न आप नहीं सही कर पाते हैं तो जितने प्रश्न आप गलत कर रहे हैं उन्हें तैयार अवश्य कर लीजिएगा। सही ऑप्शन होगा मेसोजोइक महाकल्प में डायनासोर नामक जो प्रजाति थी वो थी और इसी युग में ये विलुप्त भी हो गई थी। देखिए पोलियोजोइक जो महाकल्प है इसमें रेंगने वाले जीव आए थे और मेसोजोइक में आपके डायनासोर आए थे। सिनोजोइक में धीरे धीरे खरगोश आ गए, आपके गैंडा आ गए, सुअर आ गए, चूहा आ गए और नियोजोइक में धीरे धीरे आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। तो ठीक है, याद रहेगा आपको, मेसोजोइक महाकल्प में डायनासोर थे और इसी युग में इनका पतन भी हो गया था। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में, 1992 में, 1972 में, 1993 में? सही ऑप्शन होगा 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना था। इसे मानव अधिकार का प्रहरी भी कहा जाता है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू जो हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान है? वो किसी की सजा को कम भी कर सकता है और उसकी फांसी की सजा हो, मृत्युदंड की सजा हो, उसे माफ भी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत या फिर किस अनुच्छेद के तहत? सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दान दे सकता है। आर्टिकल 143 की बात करते हैं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है किसी भी सलाह के लिए और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं भी दे सकता, ये भी लिखा गया है। और राष्ट्रपति सलाह को ले भी सकता है या फिर उसे मना भी कर सकता है। तो ठीक है, क्षमादान किस में है? आर्टिकल 72 में है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहा किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए लोहा किस चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, यानी इनमें से सभी चट्टानों में पाया जाता है। सही ऑप्शन होगा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो परत रहित चट्टानें होती हैं और मैग्मा और लावा से बनी हुई चट्टानें होती हैं, जिसमें आपका ग्रेनाइट भी आते हैं, बेसाल्ट भी आते हैं।
तो बेसाल्ट की चट्टानों में से लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? बेसाल्ट की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और बेसाल्ट की चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये आपका बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। भारत ने दोस्ती के नाते जो है इसे लीज पर दिया हुआ है और ये भारत और बांग्लादेश की दोस्ती संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। मतलब कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए है और हिंदू की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था ये नारा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा। तो ये कहते हैं बेल्जियम को कहते हैं। बेल्जियम में 16वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक जो यूरोप की लड़ाइयाँ हुई उसका जो केंद्र था वो बेल्जियम ही था। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब होता है कि युद्ध का अखाड़ा। तो युद्ध का अखाड़ा उस समय कहा जाने लगा था, बेल्जियम को कहा जाने लगा था कॉकपिट ऑफ यूरोप। आप लोग कॉकपिट उसको मत समझिएगा, ठीक है, जो हवाई जहाज में कॉकपिट होती है ना जहाँ पर पायलट बैठता है वो नहीं है। कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब है कि लड़ाई का अखाड़ा यूरोप का किसे कहा जाता था? तो सही ऑप्शन है बेल्जियम। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, संसद भवन कब बन करके तैयार हुआ था? 1921, 25, 27 अप्रैल 1950 में। देखिए जब राजधानी परिवर्तन हुआ 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई, तो अब दिल्ली का निर्माण भी करना था। लेकिन ब्रिटिश को मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है वो पसंद नहीं थी। इसके लिए लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली बुलाया गया। 1911 से लेकर के 1921 तक इसकी रूपरेखा बनी। 1921 से संसद भवन का निर्माण कार्य चालू हुआ और 1927 में जाकर के संसद भवन तैयार हो गया। तो सही ऑप्शन होगा 1927। संसद भवन में आपका राष्ट्रपति भवन भी आता है। राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय भवन भी कहा जाता था। आपने सुना होगा कि दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। दिल्ली का अधिकतर भाग जो है वो लुटियंस ने बनाया था। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? सही ऑप्शन होगा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। जब नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके नीचे की ओर गिरती है तो वहां पर एक कपिल धारा जलप्रपात है जो कि एमपी में पड़ता है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। एक आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। जो प्रश्न आपसे पूछा करें खासकर उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आज का देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा तारामंडल इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तारामंडल होता है तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं, जहां पर ढेर सारे तारे आसपास होते हैं। सही ऑप्शन होगा सेंटारस। सेंटारस में 94 तारे हैं जो सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। हाइड्रा में 68 तारे हैं जो कि छोटा है उससे, लेकिन सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये हमारी 25 महत्वपूर्ण जीके और जीएस की प्रश्नों की सीरीज थी। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्न कैसे लगे, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन लगी है, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। और आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर किया कीजिए कि आप लोगों ने इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। कम से कम मैंने आपसे कहा था 15 प्रश्न तो और सही करने हैं, लेकिन 15 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 भी सही कर सकते थे, और 25 में 25 भी अगर सही किए हों तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जितना भी आपका स्कोर हुआ हो। अगर आपका स्कोर 15 से कम हुआ हो, थोड़ी सी मेहनत और कीजिए और कम से कम 15 प्लस करने का प्रयास कीजिए इसी सेट में, तब आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसलिए अगर आपको सवाल नहीं आ रहे हो तो इन्हें तैयार अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा हूं।
उनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। मानव रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव की जो रीढ़ हड्डी है उसमें कितनी हड्डियां हैं? 33, 35, 32 या फिर 30? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। 2 प्रश्न मैंने आपसे बीच में पूछे थे और 2 प्रश्न मैं आपसे वीडियो के लास्ट में पूछ रहा हूं। आप लोग बता सकते हैं। यदि आपको नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें इसकी चर्चा कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या फिर महरौली अभिलेख? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वाला जो वीडियो कराएंगे उनमें इन दोनों प्रश्नों को शामिल कर लेंगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। और कुछ प्रश्न जो मैंने आपसे बीच में पूछे हैं, जैसे मैंने आपसे एक धुआंधार जलप्रपात भी पूछा है, उसे भी आप लोग बता सकते हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि जॉर्ज लेमेंथियर ने कौन सी थ्योरी दी है, इसे भी आप लोग बता सकते हैं। नहीं आए करे तो आप लोग इंटरनेट में खोज लिया करिए और बताने का प्रयास किया करिए। इससे आपकी क्षमता भी बढ़ेगी और वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लॉकडाउन का सदुपयोग करिए। जो समय आपको मिला ये समय आपको कभी नहीं मिलेगा। इतना प्रेशर आपके पास वैसे ही एग्जाम का रहता है, इस समय थोड़ा से प्रेशर आपके पास कम है, तो प्रश्नों को तैयार करते रहिए, नए नए चीज़ों को तैयार कीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।